चिंतन और कार्य 24.1 सीमा रखरखाव पर बार्थ की स्थिति को रेखांकित करें और फिर उस पर चर्चा करें। विभिन्न पहलू। इग्नू के एक छात्र के रूप में मैं शैक्षणिक कार्यों के महत्व और उन्हें गहराई और सटीकता के साथ पूरा करने की आवश्यकता को समझता हूँ। सीमा रखरखाव पर बार्थ की स्थिति पर प्रतिबिंब और कार्रवाई 24.1 के संबंध में आपके अनुरोध के जवाब में मैं इस विषय पर एक व्यापक विश्लेषण और चर्चा प्रदान करूंगा। सीमा रखरखाव पर बार्थ की स्थिति का परिचय। फ्रेडरिक बार्थ एक प्रमुख नॉर्वेजियन सामाजिक मानवविज्ञानी, जातीय समूहों और उनकी सीमाओं की गतिशीलता पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं। सीमा रखरखाव पर उनका दृष्टिकोण यह समझने का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि समूह खुद को दूसरों से कैसे परिभाषित और अलग करते हैं। बार्थ जातीयता की निश्चित धारणाओं को चुनौती देता है और अधिक तरल और स्थितिजन्य समझ के लिए तर्क देता है। बार्थ की स्थिति की रूपरेखा। सामाजिक संरचना के रूप में जातीय समूह। बार्थ जातीयता के अनिवार्यवादी दृष्टिकोण को चुनौती देता है, जो इसे एक निश्चित और अंतर्निहित विशेषता के रूप में देखता है। इसके बजाय उनका प्रस्ताव है कि जातीय समूह सामाजिक निर्माण है, जो सामाजिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बनते और कायम रहते हैं। बार्थ के अनुसार जातीय पहचान साझा सांस्कृतिक लक्षणों पर नहीं बल्कि सांस्कृतिक मतभेदों की मान्यता पर आधारित है। सीमा निर्माण और रखरखाव। बार्थ का तर्क है कि जातीय सीमाएं पहले से मौजूद नहीं हैं, बल्कि सामाजिक अभिनेताओं द्वारा सक्रिय रूप से बनाई और बनाए रखी जाती है। ये सीमाएं कठोर नहीं बल्कि लचीली हैं, जो बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होती है। सीमा निर्माण की प्रक्रिया में समूहों के बीच भेद करना, कुछ सांस्कृतिक लक्षणों पर जोर देना और दूसरों को बाहर करना शामिल है। इंटरैक्शन की भूमिका। बार्थ सीमाओं के रखरखाव में सामाजिक अंतःक्रियाओं की भूमिका पर जोर देता है। उनका सुझाव है कि अन्य समूहों के साथ संपर्क और बातचीत के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी जातीय पहचान के बारे में जागरूक होते हैं। संदर्भ और शामिल पक्षों के हितों के आधार पर बातचीत से सीमाओं का सुदृढ़ीकरण या पुनः बातचीत हो सकती है। एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में जातीयता। बार्थ के अनुसार जातीयता एक स्थिर घटना नहीं बल्कि एक गतिशील प्रक्रिया है। जैसे जैसे व्यक्ति और समूह एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, जातीय पहचान के बारे में उनकी धारणाएं बदल सकती हैं। बार्थ का दृष्टिकोण जातीयता की अधिक सूक्ष्म समझ की अनुमति देता है, जो पहचान निर्माण की तरलता और जटिलता पर विचार करता है। वाद्यवाद और प्रतीकवाद। बार्थ जातीयता के व्यावहारिक और प्रतीकात्मक पहलुओं को समझाने के लिए यंत्रवाद और प्रतीकवाद की अवधारणाओं का परिचय देता है। वाद्यवाद राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक लाभ के लिए जातीय पहचान के रणनीतिक उपयोग को संदर्भित करता है। दूसरी ओर प्रतीकवाद जातीय सीमाओं को चिह्नित करने के लिए सांस्कृतिक प्रतीकों के उपयोग से संबंधित है। बार्थ की स्थिति का आलोचनात्मक मूल्यांकन। जबकि बार्थ का दृष्टिकोण जातीय पहचान के सामाजिक निर्माण में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, कुछ आलोचकों का तर्क है कि यह जातीयता की जटिलता को अधिक सरल बनाता है। आलोचकों का सुझाव है कि सीमाओं की तरलता पर बार्थ का जोर कुछ समूहों के भीतर गहरे जड़े जमा चुके सांस्कृतिक संबंधों के महत्व को कम कर सकता है। बार्थ की स्थिति के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा। जातीयता का सामाजिक निर्माण। सामाजिक निर्माण के रूप में जातीयता पर बार्थ का जोर उन पारंपरिक विचारों को चुनौती देता है जो जातीय पहचान को जैविक या सांस्कृतिक कारकों से जोड़ते हैं। यह परिप्रेक्ष्य समकालीन बहुसांस्कृतिक समाजों में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहां विविध समूह बातचीत करते हैं और पहचान पर लगातार बातचीत होती है। सीमाओं का लचीलापन। यह विचार कि जातीय सीमाएं निश्चित नहीं है, बल्कि लचीली है,
विभिन्न जातीय समूहों के बीच संघर्ष और सहयोग को समझने के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ है। सीमाओं की लचीलापन को पहचानने से अंतरसमूह संबंधों और सामाजिक गतिशीलता के अधिक सूक्ष्म विश्लेषण की अनुमति मिलती है। सहभागिता और पहचान निर्माण। पहचान निर्माण में एक प्रमुख कारक के रूप में बातचीत पर बार्थ का ध्यान इस समझ के साथ संरेखित है कि व्यक्ति दूसरों के साथ जुड़ाव के माध्यम से अपनी पहचान को आकार देते हैं। यह लोगों द्वारा अपनी जातीय पहचान को समझने और अभिव्यक्त करने के तरीके को प्रभावित करने में सामाजिक संदर्भों के महत्व पर प्रकाश डालता है। वाद्यवाद और प्रतीकवाद। वाद्ययंत्रवाद और प्रतीकवाद के बीच का अंतर जातीय गतिशीलता के विश्लेषण में गहराई जोड़ता है। यह स्वीकार करता है कि जातीय पहचान केवल सांस्कृतिक समानता के बारे में नहीं है, बल्कि राजनीतिक शक्ति या आर्थिक लाभ प्राप्त करने जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाने वाला एक रणनीतिक उपकरण भी हो सकता है। विविध संदर्भों में प्रयोज्यता। बार्थ की रूपरेखा को इसकी बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित करते हुए विभिन्न सांस्कृतिक और भौगोलिक संदर्भों में लागू किया गया है। शोधकर्ताओं ने उनके विचारों का उपयोग अफ्रीका, एशिया और अमेरिका जैसे विविध क्षेत्रों में जातीय संबंधों का अध्ययन करने के लिए किया है, जो उनकी सैद्धांतिक अंतर्दृष्टि की व्यापक प्रयोज्यता को उजागर करता है। सीमाएं और आलोचनाएं। जबकि बार्थ का परिप्रेक्ष्य एक मूल्यवान रूपरेखा प्रदान करता है, यह आलोचनाओं से रहित नहीं है। कुछ विद्वानों का तर्क है कि सीमा की तरलता पर उनका ध्यान ऐतिहासिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों के महत्व को नजरअंदाज कर सकता है, जो कुछ जातीय पहचानों की दृढ़ता में योगदान करते हैं। निष्कर्ष। अंत में सीमा रखरखाव पर फ्रेडरिक बार्थ की स्थिति जातीय पहचान की गतिशील प्रकृति को समझने के लिए एक विचारोत्तेजक रूपरेखा प्रदान करती है। अनिवार्यतावादी विचारों को चुनौती देकर और जातीयता के सामाजिक निर्माण पर जोर देकर बार्थ इस बात की अधिक सूक्ष्म समझ का द्वार खोलता है कि व्यक्ति और समूह दूसरों के संबंध में खुद को कैसे परिभाषित करते हैं। वाद्ययंत्रवाद, प्रतीकवाद और अंतःक्रियाओं की भूमिका की उनकी अवधारणाएं जातीय गतिशीलता के व्यापक विश्लेषण में योगदान करती है। हालांकि यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि बार्थ का दृष्टिकोण सभी के लिए एक आकार में फिट होने वाला समाधान नहीं है। हालांकि यह बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, शोधकर्ताओं और विद्वानों को उन विशिष्ट ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक राजनीतिक संदर्भों पर विचार करना चाहिए जिनमें जातीय पहचान बनती और कायम रहती है। चिंतन और क्रिया 24.2 मेल्टिंग पॉट सिद्धांत की अवधारणा को समझाइए। अपना उत्तर 1000 से अधिक शब्दों में लिखें और अंत में शब्दों की संख्या भी शामिल करें। शीर्षक: मेल्टिंग पॉट थ्योरी, सांस्कृतिक अस्मिता और विविधता की जांच। परिचय। मेल्टिंग पॉट सिद्धांत की अवधारणा एक प्रमुख और स्थायी रूपक रही है, जिसका उपयोग एक समाज के भीतर विविध संस्कृतियों को एकीकृत करने का वर्णन करने के लिए किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में गढ़ा गया मेल्टिंग पॉट सिद्धांत बताता है कि विभिन्न जातीयताएं, संस्कृतियां और पहचान एक साथ मिलकर एक नई सजातीय संस्कृति बनाती है। ऐतिहासिक रूप से एकता और एकीकरण के प्रतीक के रूप में मनाए जाने वाले इस सिद्धांत को सांस्कृतिक विविधता और व्यक्तिगत पहचान पर इसके निहितार्थ के लिए आलोचना का भी सामना करना पड़ा है। इस प्रतिबिंब में हम मेल्टिंग पॉट सिद्धांत की उत्पत्ति, समय के साथ इसके विकास और भारतीय संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता पर ध्यान देने के साथ समाजों के लिए इसके निहितार्थों पर गहराई से विचार करेंगे। मेल्टिंग पॉट सिद्धांत की ऐतिहासिक जड़ें। मेल्टिंग पॉट शब्द पहली बार 20वीं सदी की शुरुआत में एक ब्रिटिश यहूदी लेखक इज़राइल ज़गविल ने द मेल्टिंग पॉट 1908 नामक अपने नाटक में पेश किया था।
ज़ैंगविल ने इस रूपक का उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका को एक क्रूसिबल के रूप में चित्रित करने के लिए किया, जहां विविध आप्रवासी संस्कृतियां मिश्रित होंगी और एक नई सामंजस्यपूर्ण अमेरिकी पहचान बनाने के लिए विलीन हो जाएंगी। पिघलने वाले बर्तन के पीछे विचार यह था कि समय के साथ सांस्कृतिक मतभेद दूर हो जाएंगे, क्योंकि विभिन्न पृष्ठभूमि के व्यक्ति आपस में मिल जाएंगे और एक सामान्य राष्ट्रीय पहचान बन जाएगी। अवधारणा का विकास। जबकि मेल्टिंग पॉट रूपक ने लोकप्रियता हासिल की, यह पिछले कुछ वर्षों में विकसित हुआ है और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। कुछ लोगों का तर्क है कि रूपक अलग-अलग पहचानों को पूरी तरह से मिटाकर सांस्कृतिक अस्मिता की जटिलताओं को अधिक सरल बना देता है। आलोचकों का तर्क है कि मेल्टिंग पॉट सांस्कृतिक एकरूपता को जन्म दे सकता है, अद्वितीय परंपराओं को दबा सकता है और विविधता की समृद्धि को कम कर सकता है। सलाद बाउल या सांस्कृतिक मोज़ेक की अवधारणा के साथ एक वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य उभरा, जो सुझाव देता है कि समाज को विशिष्ट फिर भी परस्पर जुड़े हुए सांस्कृतिक तत्वों के संग्रह के रूप में बेहतर समझा जाता है। इस दृष्टिकोण में विविधता का जश्न मनाया जाता है और विभिन्न संस्कृतियां अपनी अनूठी विशेषताओं को बनाए रखते हुए सहअस्तित्व में रहती है। सलाद बाउल रूपक एक बड़े सामाजिक ढांचे के भीतर व्यक्तिगत पहचान को संरक्षित करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। भारतीय समाज के लिए निहितार्थ। भारत के संदर्भ में एक ऐसा देश जो अपनी अविश्वसनीय सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है, मेल्टिंग पॉट सिद्धांत एक अलग रूप में ही सही प्रतिध्वनि पाता है। भारत में विविध संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं को आत्मसात करने का एक लंबा इतिहास रहा है। अनेकता में एकता की अवधारणा का उपयोग अक्सर देश में विभिन्न भाषाई, धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों के सहअस्तित्व का वर्णन करने के लिए किया जाता है। पिघलने वाले बर्तन के विपरीत भारत के दृष्टिकोण को एक सांस्कृतिक समामेलन के रूप में देखा जा सकता है, जहां विशिष्ट पहचान को स्वीकार और सम्मान किया जाता है। भारत का इतिहास विजय, प्रवासन और व्यापार के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों को आत्मसात करने से चिह्नित है। इसका परिणाम परंपराओं, भाषाओं और धर्मों की एक टेपेस्ट्री है जो सहअस्तित्व में है। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मुगल साम्राज्य और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन तक प्रत्येक युग ने उस विविधता में योगदान दिया है जो आज भारत की विशेषता है। दिवाली, ईद, क्रिसमस और होली जैसे त्योहारों का उत्सव राष्ट्र के बहुसांस्कृतिक ताने-बाने का उदाहरण है। हालांकि यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि भारत की विविधता अपनी चुनौतियों से रहित नहीं है। भाषाई तनाव, धार्मिक मतभेद और क्षेत्रीय असमानता जैसे मुद्दे बने हुए हैं, जो निर्बाध पिघलने वाले बर्तन की धारणा को चुनौती दे रहे हैं। देश एकीकृत राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देने और अपने विविध सांस्कृतिक घटकों की स्वायत्तता का सम्मान करने के बीच नाजुक संतुलन से जूझ रहा है। सांस्कृतिक पहचान को आकार देने में शिक्षा की भूमिका। इग्नू एक खुला विश्वविद्यालय जो शिक्षा में समावेशिता और पहुंच पर जोर देता है, कि एक छात्र के रूप में मेल्टिंग पॉट प्रतिमान के भीतर सांस्कृतिक पहचान को आकार देने में शिक्षा की भूमिका पर विचार करना आवश्यक है। शिक्षा विविध संस्कृतियों की समझ, सहिष्णुता और सराहना को बढ़ावा देने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करती है। मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के प्रति इग्नू की प्रतिबद्धता विभिन्न पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को शिक्षा तक पहुंचने के अवसर प्रदान करती है, जो ज्ञान के लोकतंत्रीकरण में योगदान करती है। भारतीय संदर्भ में शिक्षा सांस्कृतिक बहुलवाद को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। पाठ्यक्रम में विविध दृष्टिकोणों को शामिल करके छात्र अपनी संस्कृति और दूसरों की संस्कृति के बारे में अधिक सूक्ष्म समझ विकसित कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देते हुए अद्वितीय सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने के महत्व को स्वीकार करते हुए मेल्टिंग पॉट रूपक से परे जाता है। चुनौतियां और आलोचनाएं।
जबकि मेल्टिंग पॉट सिद्धांत की अपनी खूबियां है, यह अपनी चुनौतियों और आलोचनाओं से रहित नहीं है। एक बड़ी चिंता सांस्कृतिक आधिपत्य की संभावना है, जहां प्रमुख संस्कृति अपने मूल्यों, मानदंडों और परंपराओं को अल्पसंख्यक संस्कृतियों पर थोपती है। इससे अद्वितीय सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां हाशिए पर जा सकती हैं और लुप्त हो सकती हैं, जिससे विविधता का गला घोंट दिया जा सकता है। भारतीय संदर्भ में एक ही प्रमुख संस्कृति को थोपना विभिन्न क्षेत्रों में तनाव का एक स्रोत रहा है। अक्सर भाषाई या धार्मिक आधार पर एक समरूप पहचान की मांग ने सांस्कृतिक स्वायत्तता के संरक्षण के बारे में बहस छेड़ दी है। इग्नू जैसे खुले विश्वविद्यालयों सहित शिक्षा संस्थानों को इन जटिलताओं से निपटना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शैक्षिक अनुभव समावेशी और विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का सम्मान करने वाला हो। निष्कर्षतः मेल्टिंग पॉट सिद्धांत की अवधारणा ने सांस्कृतिक अस्मिता और विविधता के इर्दगिर्द चर्चा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि यह समाजों को एक साथ आने की कल्पना करने के लिए एक उपयोगी रूपक रहा है, लेकिन इसे आलोचनात्मक दृष्टि से देखना महत्वपूर्ण है। पिघलने वाले बर्तन से सलाद के कटोरे तक इस रूपक का विकास सांस्कृतिक आत्मसात पर बदलते दृष्टिकोण को दर्शाता है। शिक्षा में खुलेपन और समावेशिता को महत्व देने वाली संस्था इग्नू के छात्र के रूप में भारत के विविध सांस्कृतिक परिदृश्य को पहचानना आवश्यक है। शिक्षा, विशेष रूप से खुली और दूरस्थ शिक्षा के रूप में, राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देते हुए सांस्कृतिक विविधता के उत्सव में योगदान दे सकती है। चुनौती एक संतुलन बनाने में है, जो बहुलवादी समाज के बड़े ढांचे के भीतर व्यक्तिगत सांस्कृतिक पहचान का सम्मान करता है।